हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी समय से ये चर्चा में रहा है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इसके प्रोस, इसके कॉन्स, सब कुछ हम इन डिटेल में जानेंगे बगैर किसी भी बायसनेस के। और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट जो रहा है, और इसके बाद में आपने देखा होगा तो एसबीआई जो है वो जैसे ही डेट एक्सटेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन अपना जो है वो 12 मार्च बताती है, क्योंकि उन्होंने आगे एक्चुअली आप देखेंगे तो एसबीआई को उन्होंने कहा था कि 11 मार्च तक आप सबमिट कर दीजिएगा जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत आपको मतलब डोनेशंस मिले हैं, वो आपको रिवील करना है कि कौन से इंसान ने दिया है, किस पार्टी को दिया है, कितना दिया है। अब एसबीआई ने कहा, बेसिकली हरीश साल्वे साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, आप सबको पता होगा, तो उन्होंने कुलभूषण जाधव का केस भी वो लड़ रहे हैं। अब इस केस में आप देखेंगे उन्होंने ये रिप्रेजेंट करा कि भाई एसबीआई जो है, सर इनिशियली आप देखेंगे 2017-18 के बजट से लाया गया है, एनोनिमस शुरू से था, तो उसको लाने में टाइम लगेगा, तो हमें कहीं ना कहीं आप 4 महीने टाइम दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रिजेक्ट करता है और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक दिन का टाइम देंगे, 12 मार्च, और विद इन दैट डे आप देखेंगे कि भाई एसबीआई वो काम करने में सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ तक तो हो गया। अब 15 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी वो रिवील कर देंगे इंफॉर्मेशन। लेकिन आपके एग्जाम के लिए आई बेट यू इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप देखिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आप देखेंगे जीएस पेपर 2 जो है वो उसका एक सिलेबस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सवाल बन सकता है, क्योंकि चुनाव है, डेमोक्रेसी को किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है इस पर भी सवाल हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी कुछ जानने को मिलेगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम सब कुछ इन डिटेल में देखते हैं। चलिए और हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखिए, सबसे पहला बात तो यही है कि बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात कर ले तो बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड्स अगर मान लीजिए कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए जो है वो बी को अगर पैसे दे रहा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि 10,000 रुपए वो दे रहा है, तो बी क्या करेगा कि भाई वो पैसे तो वो ले रहा है लेकिन एक बॉन्ड के नाम, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट टाइप का कह सकते हैं जिस पर लिखा होगा कि भाई ए ने बी को इतना अमाउंट पैसा दिया है और इस टाइम पीरियड में जो भी है वो वापस करेंगे, जो भी इंटरेस्ट वाली बातें, यानी कि बॉन्ड एक आप देखेंगे तो लीगल डॉक्यूमेंट का काम कर रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जब शब्द इलेक्टोरल लग गया है टर्म, तो ये इलेक्टोरल का मतलब भी है कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और टेक्निकली समझ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स, ये सिमिलर है प्रॉमिसरी नोट्स के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इंटरेस्ट फ्री है। अब लेट्स से कि आपने बॉन्ड परचेज करा, सारे बॉन्ड्स पर एक इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब नाम जो है वो कैरी ही नहीं करेगा, एनोनिमस है। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसको लाया गया था फाइनेंस बिल ऑफ 2017 और स्कीम को नोटिफाई करा गया था 2018 में। अच्छा, कौन खरीद सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया या कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है भारत के अंदर, ठीक है, दे कैन परचेज दीज बॉन्ड्स। साथ ही साथ में सिटीजंस कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स आइदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स। तो बहुत कम शब्दों में अगर आपको हम बताएं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबसे पहला बात तो ये है कि एनोनिमस है, ये डोनर का नाम नहीं रिवील करते हैं, इसीलिए ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री का मतलब है कि आपने लेट्स अज्यूम कि अगर आपने 10 लाख का बॉन्ड खरीदा है तो वो 10 लाख का बॉन्ड, आप ये बॉन्ड पहला बात तो कहां से खरीद सकते हैं, तो ये 10 लाख का बॉन्ड अगर आप एक इंडिविजुअल हैं यानी कि भारत के नागरिक हैं, साथ ही साथ में अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर में, तो ही आप परचेज कर सकते हैं। कहां से परचेज करेंगे, तो इकलौता बैंक यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ अलग अलग ब्रांचेस में जाकर के परचेज कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़, और कितने भी मल्टीपल्स में आप कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था कि बेसिकली इसको जब इंट्रोड्यूस करा गया फाइनेंस बिल 2017, यानी कि उसी समय इसको लाया भी गया, तो ये कहा गया था कि जो कंपनीज प्रॉफिट जनरेट करेंगे एटलीस्ट 7.5%, अमेंडमेंट किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, कहा गया कोई जरूरत नहीं है, जो भी कंपनीज हैं अगर वो देना चाहती हैं दे, बेशक दे, हमको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ साथ में फेमा एक्ट, हम सब इसको लिखवाएंगे आपको, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें भी कहा गया कि भाई फॉरेनर्स डायरेक्टली नहीं, कंपनीज, ये लाइन पढ़ी वापस से, एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, मतलब अब अमेज़न, जेफ बेजोस, ही कैन यस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो यही बात है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, इसका आप एडिशनल नोट्स बनाते चलिएगा, हम बार-बार कह रहे हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तो वहां पर भी आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, अच्छा आपने ले तो लिया, आप कौन सी पार्टी से आप मतलब आपने खरीद लिया 10 लाख का बॉन्ड, आप एसबीआई में गए और आप 10 लाख का बॉन्ड खरीद लिए। अब आप बॉन्ड खरीदे तो आप कौन सी पार्टी को दोगे, ठीक है, ये समझना चाहते हैं। अब ओनली पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं, सेक्शन 29A, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि लॉ के स्टूडेंट बन जाना है, सारे सेक्शंस रटने बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, देखिए बहुत ब्रीफ में अगर हम आपको बताएं, आरपीए 1950 और 51 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 50 जो है ज्यादातर वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, 51 जो वोटर्स है, इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सेक्शन 29A के तहत वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 and which secured not less than 1% of votes polled in the last general election, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो स्टेट असेंबली के लिए हो। तो जो भी चुनाव हुआ हो उसमें से लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या है, एनीवन? लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो 543 है, हाँ 545 नहीं, बिकॉज एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स होता था जो हटा दिया गया है बाई 104th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ये 104th जो है वो एससी एसटी के रिजर्वेशन को तो ऐसे बढ़ाया गया 10 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए उन्होंने इंक्रीज किया, लेकिन दे रिमूव्ड द कांसेप्ट ऑफ एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट चुनते थे, ठीक है। तो ये 543 पे आ गया है। अब इसका 1% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसकी बात करी जा रही है, यानी कि इन्हीं पार्टीज को आप कर सकते हो। तो कोई भी एक इंसान जो है वो कहां से खरीदेगा, एसबीआई से खरीदेगा। कौन खरीद सकता है, इंडियन सिटीजंस या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दे आर नॉट कैरिंग द नेम, ठीक है, दे आर नॉट गिविंग द इंटरेस्ट एज वेल। और आप किसको दे सकते हो, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, 1% ऑफ वैलिड वोट्स एंड आरपीए 1951 के सेक्शन 29A। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको हम बताएं, देखिए अब ये कुछ आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे कि लाया ही क्यों गया। देखिए इनिशियली जो है पार्टीज कैश में जो है उनको डोनेशंस मिलता आया, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसको 2017 में लाया, इसके पहले ये नहीं चलता था, कैश में सबको मिलता था। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि जब हम बॉन्ड ला देंगे ना तो क्या है कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। अब ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टली बताएं तो ये वेग टर्म है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी कहां बढ़ रहा है, किसने दिया, कितना दिया और किसको दिया, इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या। मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है वो आगे चल करके एसबीआई से तो इंफॉर्मेशन रिवील करवा सकती है, लेकिन इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि एक वेव होता है, हर इलेक्शन से पहले एक वेव होता है, तो इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़े अमाउंट में उनको डोनेशंस करना है, अब वो क्या करेंगे, वो तो उसी पार्टी को चूज करेंगे जो बेसिकली पार्टी आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, याद करिए स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे, यानी कि वो जो पार्टीज हैं जो मतलब रीजनल पार्टीज हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में, उनको तो शायद मिले भी ना। और कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ मनी पावर, मसल पावर, इसका मिसयूज किया जाता है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मनी पावर, उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे, चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, तो जो फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हर पार्टी कहीं ना कहीं से प्रमोट कर रहा है, तो ये फ्रीबीज जो है वो रेवड़ी कल्चर जिसको कहा जा रहा है वो रुक जाएगा। तो बेसिकली ये आप समझिए, अब यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हैं फंक्शनिंग क्या है। तो एसबीआई जो है वो इशू करता है, कब कब इशू करता है तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एसबीआई मतलब साल में 4 बार, हर क्वार्टर में 1 बार, और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा 1000 से 1 करोड़ हमने देख लिया है। और डोनेशन के नाम पे आप दे सकते हैं, नेम ऑफ द डोनर कॉन्फिडेंशियल होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज इसको क्या करेंगे, जब मिल गया तो विद इन 15 डेज वो इनकैश करवा लेंगे। अगर वो नहीं करवाते हैं तो फिर ये पैसा कहां जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। कैन एनीवन प्लीज टेल कि एनआरएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सबसे पहला बात तो ये है, नेशनल रिलीफ फंड जैसे पीएम केयर्स फंड बनाया गया था कोविड को लेकर के, सेम है एनआरएफ 1948 में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और ये बनाया गया था कि जो रेफ्यूजीज इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था उनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करने के लिए, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है पीएम एनआरएफ के बारे में, ठीक है। और ये इसमें जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, ठीक है, सीएसआर एग्जेम्पशंस हैं, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। और इसमें माइक्रो से लेकर के मैक्रो डोनेशंस तक भी अलाउड हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब हम आते हैं कि भाई ओवरऑल ये तो मेंस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कवर कर लिया है। अब आखिरकार मेंस के लिए क्या, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो गलत तरीके से इशू किए जा रहे थे, इनको हटाओ, एसबीआई के पास जो राइट था उसको डिलीट करो। आखिर ऐसा बोलना क्यों पड़ा कोर्ट को, और हर बार कोर्ट क्यों। पहला बात तो ये भी है सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्राइन, ठीक है। प्लीज आप लोग में से जो सिंसियर व्यूअर हैं वो ये बताएंगे कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लिखा है। तो प्लीज बगैर गूगल के
अगर आप गूगल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो भी करिए, आप एटलीस्ट सीखने को मिलेगा, और अगर आपको पता है तो भी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं कि भाई व्हाट वर द आर्गुमेंट्स, तो इसके बारे में हम देखते हैं अगेंस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जैसे सरकार का तो हमने देख लिया, सरकार ने ये ऑब्जेक्टिव बताया, लेकिन अगेंस्ट में क्या है, कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू नो, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। तो राइट टू नो जो है ये तो वायलेट हो रहा है, ये वायलेट हो रहा है, और जब ये वायलेट हो रहा है इट इज अ फंडामेंटल राइट, और जब फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने केशवानंद भारती केस में देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर यही बताता है कि भाई जब भी वोटर्स एक्चुअली वोट वही कर रहे हैं, अगर उन्हीं को नहीं पता है कि कौन से पार्टी को कितना फंडिंग मिल रहा है, यूज क्या है उसका, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो कि आपको इकट्ठा मिल रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, यहाँ इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं मिल रहा है। सेम है लूपहोल्स ट्रांसपेरेंसी का, इस तरीके से कॉर्पोरेट्स यूज कर रहे हैं, इसका कुछ चर्चा ही नहीं है। फिर यहाँ पे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। डोनर एनोनिमिटी जो है वो फ्लॉ है, और लीडिंग टू क्रोनी कैपिटलिज्म, मतलब आपको हम बता दिए थे कि जिसके पास पैसा है वही देगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज भी जो धीरे धीरे जो रीच है वो और रीच होगी, जो रूलिंग है या जो भी उनका इन्फ्लुएंस है उनको बेनिफिट होगा, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाट वर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में लार्ज डोनेशंस पड़ेंगे कॉर्पोरेट से। अच्छा, एक और प्रॉब्लम था कि जब इसको लाया ही गया था अरुण जेटली जी के द्वारा, तो इसको मनी बिल कैटेगराइज कर दिया गया था। अब मनी बिल आर्टिकल 110 भाई टैक्सेशन फाइनेंस इन सब से जुड़ा हुआ, अब इसको मनी बिल का क्यों लाया गया? मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा को बाईपास करने के लिए लोकसभा में लाओ, बिकॉज राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का ही टाइम पीरियड है, आइदर वो उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर अगर वो कुछ मॉडिफिकेशंस देते भी हैं इट्स अप टू लोकसभा, माने नहीं माने, क्योंकि 15th डे माना जाएगा सब कुछ बढ़िया है और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे। इसके अलावा इशू ऑफ फॉरेन फंड्स भी है, आरबीआई सोल अथॉरिटी रहा है इशुएंस ऑफ बेरल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो ये भी एक है प्रॉब्लम, क्योंकि अगेंस्ट है, आरबीआई के पास यहाँ पे कुछ है नहीं खासा राइट, व्हील ऑफ सीक्रेसी और बेसिक स्ट्रक्चर का अंडरमाइन करता है। क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जैसे सरकार ने कहा कि करप्शन को हम कहीं ना कहीं रोकने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा, बेसिकली माफी चाहेंगे, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम आपकी बात मान लिए, लेकिन ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसमें कहां पर करप्शन है, पहले आप ये बताइए। क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आप देखेंगे पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कहीं पर आप बताइए यहाँ करप्शन लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो फिर तो ये बातें यहाँ पर निकल करके आती हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा है, और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, प्रीलिम्स हो मेंस हो, याद रखिए, क्योंकि कमिटीज का नाम जब आप आंसर राइटिंग में कोट करते हैं आपके आंसर्स को वैल्यू तभी मिलता है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को सपोर्ट करा है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को सपोर्ट करा है, बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पार्शियल गेन, ठीक है। और उन्होंने प्रूफ करा है कि इफेक्टिवनेस ये देखने को मिला है, जैसे कि जर्मनी, जापान, कनाडा, स्वीडन, मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा है कि ऐसे ये देशों में चल रहा है, आप एक लिमिट लगा दो, लेकिन आप कंप्लीटली हटाओ नहीं, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में कहीं ना कहीं पार्टीज को पैसे चाहिए। इसी के साथ साथ में नेशनल इलेक्टोरल फंड हम ला सकते हैं, जहां पर सारे डोनर्स, जैसे हमने कहा एनआरएफ, कोविड फंड, इसमें माइक्रो मैक्रो हर कोई कर रहा था, यहाँ पर हर एक करेंगे और हर एक करेंगे, यहाँ पे एक पोर्टल होगा जहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इसको कहा जाएगा कि भाई इस इंसान ने इतना डोनेशंस किया है, ये इतना डोनेशन किए हैं, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक पोर्टल में ये कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगा आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स को भी। साथ ही साथ में कैपिंग ऑफ एनोनिमस डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो 255th रिपोर्ट है लॉ कमीशन का, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना स्टैट्यूटरी है, सवाल ये भी आता है। तो लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए अकाउंटेबल है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉ कमीशन जो उन्होंने रिकमेंड करा एंटायर डोनेशन जो है वो एनोनिमस सोर्सेज से कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20% ऑफ द फंडिंग या 20 करोड़, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एनोनिमस, इतना एक कैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप अगर मेंस में लिख रहे हैं, ट्रस्ट में आपके आंसर्स फैंटास्टिक है, ठीक है, वो बड़े शाइन करेंगे या इनफैक्ट आउट शाइन करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि भाई बाकी यहाँ पे ऑडिट करने की बात करेगी वेंकट चलैया कमेटी के द्वारा कि जो भी फंडिंग मिल रहा है उसमें इन्होंने सजेशन दिया है कि ये कमेटी कह रही है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जहाँ पे ऑडिटिंग होना चाहिए पार्टी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम सबको पता है इलेक्शन कमीशन के पास में सब अपना अपना बताते हैं एक्सपेंडिचर, लेकिन आपको पता है कि भाई उस पर कहीं ना कहीं कैपिंग नहीं, उससे ज्यादा स्पेंड हो जाता है और उस पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ करा भी नहीं जा पा रहा है।
और ये आप देखेंगे तो पब्लिसिटी एक्ट है यूएसए का, बाकी यूके का भी एक एक्ट है। तो ये रेगुलेट करने के लिए है किस तरीके से, तो इनको आप कहीं ना कहीं एज अ केस स्टडी आप दिखा सकते हो कि पब्लिसिटी एक्ट यूएसए का बहुत रिमार्केबल है, जहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है डोनेशन से एक पॉलिटिकल पार्टी का कि उतना ही एक्सेप्ट और मैंडेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ये मुद्दा जो है वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो यही है। अब पॉलिटिकली आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भाई ओवरऑल 16,500 करोड़ तक का जो है वो बॉन्ड इशू किया जा चुका है, जिसमें से 55% जो है वो अकेले जो रूलिंग पार्टी है उनको दिया गया है। तो ये एडीआर का डेटा है, ठीक है, जिसमें से वो बता रहे हैं कि 16,000 करोड़ में से मतलब अकेले का 55% जो वोट शेयर है ये सिर्फ आपको रूलिंग पार्टी जो है उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब आप कई बार कोट कर सकते हो कि जैसा कि आपको हम इनिशियली बताए थे, ठीक है। इसके अलावा आई होप आपको काफी कुछ क्लियरली समझ आ चुका होगा। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और साथ ही साथ में हमारे चैनल पर जो इनिशिएटिव्स हमने चालू किया है, जहां पर हम हर तरीके से कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके करंट अफेयर्स को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री से हम लिंक करें, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, इंटरनेशनल रिलेशंस से। आपका यहाँ पे स्कीम्स भी कवर हो रहा है, मेंस आंसर राइटिंग के आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कंटेंट भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही साथ में शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कि भाई कविश आईएएस जो है वो आपके लिए इस टाइप का कंटेंट लेकर के आ रहा है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, देखिए हमेशा नॉलेज को शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज जब आप शेयर करते हैं ना तो नॉलेज और बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिल रहा है तो मेरे को मैं ही सिर्फ सीमित रखता हूँ, ऐसा नहीं करना है, इसको और लोगों तक एक्सपैंड करिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि और बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। और अभी के लिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड करते हैं, और जो भी आपका रिस्पॉन्स रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।